हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की, जो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। इस यूनिट में हम बेसिक पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रेस होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शीयर स्ट्रेस क्या है। साथ में हम देखेंगे स्ट्रेन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिफॉर्मेशन जो होता है वो हम किस चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, पॉइजन्स रेशो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रिजिडिटी, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए, और टेम्परेचर से क्या क्या चेंजेस आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में। ये सब कुछ चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग सिलेबस के अंदर लिखा इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, लीनियर इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशो, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, बिहेवियर इन टेंशन फॉर माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल्स। फिर एक्सटेंशन या फिर शॉर्टनिंग ऑफ अ बार, इतना हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, the body tends to undergo some deformation। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन कैसे कह सकते हैं हम, यानी जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप और उसके साइज़ में चेंज आता है। इसका मतलब है कि बॉडी में जब भी उसकी शेप और साइज़ में चेंज आता है किसी फोर्स के लगने पर, तो हम उस प्रोसेस को डिफॉर्मेशन बोलते हैं। कि एक्चुअल जैसा सैंपल था, ये जैसे मटेरियल था, फोर्स लगने के बाद वो चेंज हो गया, तो इसे हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पर, तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है। ड्यू टू कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जो भी मैटर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो वो कोहेशन फोर्स होती है जो एक पार्टिकल को दूसरे से जोड़े रखती है। तो ये जो कोहेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, द बॉडी रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। अब बॉडी के अंदर जो कोहेजन है एक दूसरे पार्टिकल के बीच में, वो कोई भी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई भी चेंज बॉडी की शेप में या फिर साइज़ में ना आए। तो कोहेजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, जो कि चाहते हैं कि मटेरियल के अंदर कोई भी शेप या साइज़ में चेंज ना आए। दिस रेजिस्टेंस बाय विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोजेस द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से बॉडी किसी भी चेंज को अपने अंदर नहीं लाने दे रही है, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कि कोई बॉडी कितना रेजिस्ट करती है अपने अंदर चेंज लाने के लिए। जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट कर पाती है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी शेप में बरकरार है। तो ये दिखाता है कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। इससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। Within a certain limit, that is in the elastic range, the resistance offered by the material is proportional to the deformation। अब जब हम इलास्टिक लिमिट या फिर सर्टेन लिमिट के अंदर रहते हैं, तो जितना भी रेजिस्टेंस होता है बॉडी का, वो प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन के। यानी कि जितना हमने फोर्स लगाई उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, ब्रॉट आउट ऑन द मटेरियल बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। ऑल्सो विद इन दिस लिमिट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। इस लिमिट के अंदर जितना हम रेजिस्टेंस बॉडी रेजिस्टेंस अपने अंदर लाती है, यानी कि चेंज को रोकने वाली फोर्स अपने अंदर लाती है, वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है। यानी कि जितनी हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं मटेरियल के अंदर, उतनी ही फोर्स डेवलप हो गई जो कि किसी भी चेंज को आने से रोक देती है। अगर अंदर वाली फोर्स कम है तो जो हमने बाहर से फोर्स लगाई है वो ज़्यादा हो गई। जब फोर्स बाहर वाली ज़्यादा हो गई तो मटेरियल की शेप
चेंज हो जाएगी, मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस इतना है कि बॉडी पर जितनी फोर्स लग रही है उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर चेंज नहीं आएगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट बियॉन्ड द इलास्टिक स्टेज, लेकिन जब इलास्टिक स्टेज के बाहर हम फोर्स लगाते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल इज़ लेस देन द अप्लाइड लोड। देखो, जब इलास्टिक लिमिट से हम बाहर फोर्स लगाते हैं तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो कम होता है अप्लाइड लोड के, यानी कि जितनी भी हमने फोर्स लगाई तो जो रेजिस्ट करने वाली फोर्स हैं, जो कि चाहती हैं मटेरियल के अंदर कोई चेंज ना आए, वो कम होती हैं। अब जब अंदर वाली फोर्स कम होगी और बाहर से फोर्स ज़्यादा लगेगी तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इन सच अ केस द डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज़। देखो, वही चीज़ बताई थी कि जैसे ही ऐसा केस होता है तो डिफॉर्मेशन होने लगता है। अनटिल फेलियर टेक्स प्लेस, जब तक कि फेलियर ना हो जाए तब तक ऐसा चेंज आता रहता है। विद इन इलास्टिक स्टेज द रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल्स अप्लाइड लोड। इलास्टिक रेंज के या इलास्टिक स्टेज के जब तक हम अंदर अंदर रहेंगे, मतलब उससे कम फोर्स लगाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू के, जो कि इलास्टिक स्टेज वाली है, तो रेजिस्टिंग फोर्स हमेशा इक्वल होगी अप्लाइड लोड की, यानी कि जितना हम लोड बाहर से लगाते हैं फोर्स की फॉर्म में, उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स वही वाली जो कोहेजन मीन्स, कोहेजन में वर्ड आ रहा है CO को का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स लगती है हम उसे कोहेजन बोलते हैं। तो ये कोहेजन बराबर हो, जो फोर्स डेवलप करता है रेजिस्टेंस, ये बराबर होता है अप्लाइड लोड के, जब तक कि हम इलास्टिक रेंज में रहेंगे। और इससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि उस वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो अब रेजिस्टेंस तो कम आ रहा है बॉडी से, लेकिन बाहर वाली फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, दिस रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो ये रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी कि जो फोर्स अपने अंदर चेंज नहीं लाने दे रही है, रेजिस्ट कर रही है, इसे हम अगर उस एरिया से डिवाइड कर दें तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रेस। अभी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, और हमने लास्ट यूनिट में भी हुक्स लॉ पढ़ा था, जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने एक ग्राफ बनाया था। तो अब स्ट्रेस यहाँ से क्लियर है। जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है, जो भी एक फोर्स डेवलप होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, जो उसे अपनी शेप और साइज़ में बरकरार रहने के लिए बोलती है, वो रेजिस्टिंग फोर्स कोई भी अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहती एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो ये जो फोर्स है, अगर हम इसे डिवाइड कर दें एरिया से, तो जो वैल्यू आती है हम उसे स्ट्रेस बोलते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया, इस फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। एक बार आप ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला रीड कर लो। इसमें आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी कि स्ट्रेस क्या होता है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टाइप ऑफ लोड्स, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में काम आएगा कि लोड किस टाइप का है, ये डिपेंड करता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो पढ़ते हैं टाइप ऑफ लोड्स। इन द मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज़। अब डिफॉर्मेबल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जिनके अंदर चेंज आ जाता है, जिनकी शेप चेंज हो सकती है जब हम प्रेशर लगाते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर। तो जब हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड्स आर कॉमनली कंसिडर्ड। तो हमारे पास इतने टाइप के लोड मिलते हैं। सबसे पहला है डेड लोड, स्टैटिक इन नेचर सच एज द सेल्फ वेट ऑफ द रूफ। अब देखो, डेड लोड, सबसे पहला लोड होता है डेड लोड।
यानी कि जो रुका हुआ है। अब डेड बॉडी क्या होती है, वो कभी मूव नहीं कर पाती, वो जहाँ हम रख देते हैं वहीं पर रखी रहती है। तो डेड लोड भी उसी सेंस में समझो कि वो डेड है, उसके अंदर कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, रुका हुआ रहेगा, जैसे कि सेल्फ वेट ऑफ द रूफ। अब जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, तो हम हर एक मेंबर का सेल्फ वेट भी कंसिडर करते हैं, उसे भी गिनते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ द रूफ, जैसे हमने रूफ डाली, स्लैब बनाया, तो उसका हम सेल्फ वेट भी देखते हैं। अब वो वेट फिक्स है, डेड लोड, और जहाँ हमने फिक्स किया है स्लैब, वो हमेशा वहीं रहेगा, हमेशा के लिए वहीं पर फिक्स रहेगा, तो ये डेड लोड हो गया। नेक्स्ट इज़ लाइव लोड। अब लाइव लोड मीन्स लाइव होता है ना कि जिसके अंदर लाइफ है, जो मूवमेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लाइव। अब इसका है फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, यानी कि जो फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट का मीनिंग या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, एक वैल्यू पर फिक्स नहीं है, उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएट। तो लाइव लोड फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट नहीं रहता। सच एज द वेट ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ ब्रिज। अब देखो लाइव लोड क्या है, कोई भी हमने एक ब्रिज डिज़ाइन किया है, करना है, तो उसके लिए हमें लाइव लोड देखना पड़ेगा कि कितने व्हीकल्स पर डे उस पर से पास होते हैं। तो हमें व्हीकल का लाइव लोड देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइव है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है। जैसे हम भी अपने घर में इधर से उधर चल रहे हैं, तो हम भी लाइव लोड हैं, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम कांस्टेंट फिक्स नहीं है एक जगह पर। ठीक है, दो लोड्स क्लियर, डेड लोड और लाइव लोड। थर्ड देखते हैं टेंसाइल लोड्स। टेंसाइल लोड्स होते हैं जो कि टेंसाइल फोर्स हमने समझी थी ना कि जो बाहर साइड लगती है, तो वैसे ही टेंसाइल लोड्स होते हैं जिसमें बाहर की साइड फोर्स लगती है। कंप्रेसिव लोड्स होते हैं जिसमें मेंबर में अंदर की तरफ फोर्स लगती है, कंप्रेस होता है, तो वो कंप्रेसिव लोड्स होते हैं। एंड लास्ट इज शीयरिंग लोड्स। शीयर फोर्स जब अलोंग द सरफेस, यानी कि सरफेस की सतह पर जब लगता है उसके पैरेलल, तो उसे बोलते हैं शीयरिंग लोड्स। तो हमने 5 टाइप के लोड्स पढ़ लिए हैं, डेड लोड्स, लाइव लोड्स, टेंसाइल लोड्स, कंप्रेसिव लोड्स और शीयरिंग लोड्स। Depending on the nature of the forces mentioned, the stress can be called the tensile stress or the compressive stress. अब ये किसी भी फोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है। अब ये बात तो फोर्स पर डिपेंड करेगी कि फोर्स अगर अंदर की तरफ लग रही है मटेरियल में, तो कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगी, और अगर वही फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो उसे हम टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। The tensile stress is induced when the applied force has pulling effect on the body as shown in table. Generally, the tensile stress is considered positive. ये सब तो बात की बात है कि किसे पॉजिटिव कंसिडर करना है और किसे नेगेटिव। बस अभी हमने इतना पढ़ा है, इतना याद रखना कि हमने जो लोड्स पढ़े हैं, डेड होता है, लाइव होता है, टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, और एक शीयरिंग लोड होता है। The compressive stress is induced when the applied load has pushing effect towards a point. अब compressive क्या है, जब pushing वाला मतलब जैसे हम दबाते हैं तो वैसे एक compression होता है, तो किसी पॉइंट में पुशिंग टाइप लोड लगता है, तो उसे हम बोलते हैं compression. Generally the compression stress is considered negative. टेंशन वाले लोड को हमने, टेंशन को फोर्स को हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव, और कंप्रेशन वाली फोर्स को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड द शीयरिंग स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड व्हेन द अप्लाइड लोड इज पैरेलल और टेंजेंट टू द सरफेस। देखो अब शीयर फोर्स क्या है, जब हम सरफेस के अलोंग लगाते हैं, यानी कि सेम सरफेस पे पैरेलल, तो वो शीयर फोर्स होती है। अब देखो आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पर, इसमें लिखा है लोड, फिर अगला कॉलम है स्ट्रेस का, और फिर है स्ट्रेन का। तो लोड टेंसाइल,
तो उसमें स्ट्रेस भी टेंसाइल आएगा, स्ट्रेन भी टेंसाइल आएगा। टेंसाइल मीन्स देखो दोनों, पहला जो डायग्राम है बाहर की तरफ फोर्सेस लगी हुई हैं, तो ये है टेंसाइल। दूसरा है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में अंदर की तरफ फोर्स लगी है, यह है जिसमें अंदर की साइड फोर्सेस लगी होती हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। और शियरिंग है सरफेस के पैरेलल। थर्ड है हमारा शियरिंग। ये क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ये टॉपिक वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं इसकी आपको बस हेडिंग बता देती हूँ क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद मेटल आर elasticity, plasticity, brittleness, malleable and ductility। ठीक है, हम इसमें सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एक मैलिएबिलिटी इसमें और ऐड हुआ है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसे हम एक शीट में कन्वर्ट कर पाएँ। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कहीं पर हम लोहे को हथौड़े से पीट के एक शीट बना देते हैं, पतली शीट। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो पतली शीट में बन पा रहा है उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं: इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, मैलिएबिलिटी एंड लास्ट इज डक्टिलिटी। इलास्टिक मटेरियल undergoes a deformation when subjected to an external loading such that deformation disappears on the removal of loading। इलास्टिक मटेरियल वही है जिसमें जैसी फोर्स हम हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। नेक्स्ट प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल इट अंडरगोज अ कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोडिंग एंड द डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें फोर्स लगती है और जब चेंज आता है तो वो चेंज हमेशा के लिए आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि जो इसकी पहले डायमेंशंस होती हैं, साइज़ और शेप होता है, वो वापस नहीं आता लोडिंग हटने के बाद भी। जब हम लोड हटा देते हैं, फोर्स हटा देते हैं, तो भी शेप हमेशा वैसी रहती है। रिजिड मटेरियल्स होते हैं इट डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। रिजिड वो वाली मटेरियल है जिनमें कभी भी चेंज कोई नहीं आता, वो उनके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं ला पाता, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड मटेरियल। नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। मटेरियल्स एबिलिटी टू बी हैमर्ड आउट इनटू थिन शीट्स। देखो वही चीज़ जो मैंने बताई, मैलिएबल वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बीट करके एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेड इज कॉल्ड, लेड है या फिर टिन है, हम इन्हें बीट करके एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट ब्रिटल मटेरियल्स, टॉप पे देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं। दे एग्जिबिट रिलेटिवली स्मॉल एक्सटेंशंस टू फ्रैक्चर सच एज ग्लास एंड कास्ट आयरन। यानी कि वो मटेरियल्स जो बहुत जल्दी से फेल हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। अब आते हैं 1.2 स्ट्रेस। स्ट्रेस एक आइडिया हमने उधर से ले लिया था कि जितनी भी रेजिस्टिंग फोर्स होती है जब हम उसे एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। पढ़ते हैं एक और बार डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक तो फोर्स हम बाहर से लगाते हैं तो उसके बदले में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर तुरंत। ऑफर्ड बाय अ यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया के अंदर डेवलप होता है। फ्रॉम विच अ मेंबर इज मेड टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड,
यानी कि जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं वहीं डेवलप हो जाता है स्ट्रेस उस एरिया में। Alternatively, the force per unit area or intensity of the forces distributed over a given section is called stress। जो हमने पहले पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जब हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें स्ट्रेस मिल जाएगा, और उसे हम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया में एक्ट इन एनी डायरेक्शन। अब जो भी रेजिस्टेंस है डेवलप हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। अब देखो लिखा है सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये जो सिंबल है ना इसे हम बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एंड एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स। यानी कि जितना भी हमने लोड लगाया है वो फोर्स हो गई, अप्लाइड लोड है, अपॉन हम करते हैं एरिया कि जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ है, और सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, तो सिग्मा हो जाएगा P अपॉन A। देखो अगला, आज सिर्फ हम स्ट्रेस का ही कवर करेंगे कि स्ट्रेस क्या था और स्ट्रेस की यूनिट क्या क्या होती है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ लोड। स्ट्रेस की यूनिट डिपेंड करती है कि हमने लोड की क्या यूनिट रखी है, एंड यूनिट ऑफ एरिया। देखो जब सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया है तो जितना भी लोड है उसकी यूनिट और एरिया की यूनिट डिपेंड करेगी, इससे डिसाइड होगा कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। इन MKS सिस्टम, इन MKS यूनिट्स, अब हमारे पास तरीके थे यूनिट्स लिखने के, CGS है, MKS है या फिर SI यूनिट है। तो MKS सिस्टम में द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन KGF। जो MKS सिस्टम था उसमें हम फोर्स को KGF से रिप्रेजेंट करते थे और एरिया को हम रिप्रेजेंट करते थे मीटर स्क्वायर से। तो अगर हम MKS में बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी KGF पर मीटर स्क्वायर। इफ़ एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर द स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो KGF तो यूनिट हो गई लोड की, और डिपेंड कर रहा है कि हम एरिया किस में ले रहे हैं। अगर हमने एरिया मीटर में लिया है तो KGF पर मीटर स्क्वायर, और अगर एरिया हमने सेंटीमीटर में लिया है तो स्ट्रेस हो जाएगा KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द SI यूनिट्स द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स। SI यूनिट में हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है या फिर कुछ किलो न्यूटन है। तो जब हम SI यूनिट देखते हैं, जो कि SI यूनिट हमेशा यूज़ होती है, KGF CGS ये यूनिट्स पहले यूज़ हुआ करती थी, अब के टाइम पर SI यूनिट ही हम यूज़ करते हैं। तो SI यूनिट जो अभी हम यूज़ करते हैं उसमें हम फोर्स को लेते हैं न्यूटन में, एंड एरिया इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर स्क्वायर। फोर्स को हम लेते हैं न्यूटन में और एरिया को हम स्टैंडर्ड SI यूनिट में लेते हैं मीटर्स में, मीटर स्क्वायर। तो हैंस यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकम्स एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे MKS में KGF पर मीटर स्क्वायर या फिर KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही SI सिस्टम में स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर स्क्वायर, देन यूनिट ऑफ फोर्स बिकम न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो मैंने बताया ना, एरिया की जो भी यूनिट होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम MK सिस्टम में देखते हैं तो KGF पर मीटर स्क्वायर या फिर KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंड कर रहा है एरिया हमने किस में लिया है। और अगर हम SI सिस्टम में देख रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हमने मीटर में एरिया लिया है, और अगर एरिया हमने mm में लिया है, मिलीमीटर में लिया है, तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। नीचे कुछ कन्वर्जन्स लिखे हैं, ये हम जब न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी तब हम पढ़ लेंगे। तो हमने देख लिया स्ट्रेस क्या होता है और साथ में हमने देखी यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस।
ज़्यादातर जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी दिक्कत आई हो तो लेक्चर रिपीट करके देख लेना। थैंक यू।